हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 91 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 92 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 91 मॉडल पेपर है वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वह फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 92 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये संशोधित पाठ्य स्कीम सिलेबस है ये, ठीक है दोस्तों। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो ये रहने वाला है। 70 प्रश्न है वो जीके के होंगे। हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश और गणित के 15-15 प्रश्न होंगे। जो ये 70 प्रश्न है जीके के, इन प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन दे रखा है यहाँ पर। उसी के आधार पर दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 1 में, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में मिलने वाली मृदा का प्रकार है। बताइए, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में कौन सी मृदा है वो पाई जाती है? तो दोस्तों वो मृदा है इनसेप्टिसोल्स मृदा। कौन सी? इनसेप्टिसोल्स मृदा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनसेप्टिसोल्स मृदा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पुष्कर झील के बारे में सत्य कथन बताइए। पुष्कर झील के बारे में सत्य कथन है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। पुष्कर झील कहाँ है? तो अजमेर में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह 52 घाटों से गिरी हुई है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पुष्कर झील है वो 52 घाटों से गिरी हुई है। दूसरा देखिए, कनाडा द्वारा इसे स्वच्छ रखने में सहयोग किया जा रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। कनाडा के द्वारा दोस्तों सहयोग किया जा रहा है इसको स्वच्छ रखने के लिए। तीसरा देखिए, इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी द्वारा 1911 में यहाँ जनाना घाट का निर्माण है वो करवाया गया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए दोस्तों, उपरोक्त सभी, यहाँ पर ये जो तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के देखिए 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। नंबर 1 गंगानगर। गंगानगर है ये दोस्तों पंजाब राज्य के साथ में क्या सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है। जो बाड़मेर है ये दोस्तों गुजरात गुजरात राज्य के साथ में सीमा बनाता है और साथ में दोस्तों पाक यानी कि पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सर्वाधिक लंबी सीमा है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। कितने? 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सबसे जो कम सीमा है राजस्थान की वो लगती है पंजाब के साथ में। कितनी? 89 किलोमीटर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, आपको टेस्ट है वो पूरा देना है। आप ये समझ के चलिए कि परीक्षा का पेपर है वो यही रहने वाला है, ठीक है। टेस्ट आपको पूरा देना है, पूरा का पूरे 120 प्रश्नों का देना है, तब ताकि आपका स्कोर है वो आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। और भविष्य में दोस्तों आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है वो नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए दोस्तों जी जान आपको इसमें लगाना है। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 888। 888 है ये 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। अगर मैं ये बात करूं तो दोस्तों ये कौन सी सन का है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 2001 की बात करूं तो दोस्तों 2001 में जो लिंगानुपात था वो था दोस्तों 909, 0 से 6 आयु वर्ग का, ठीक है। कितना था? 909। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो यहाँ पर ये 8 कर लेना,
तो वो है दोस्तों 24.87% है। ठीक है, 24.87% है। ये क्या है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रामीण नगरीय सॉरी ग्रामीण जनसंख्या का, तो ग्रामीण जनसंख्या 100 में से ये घटा दीजिए तो कितना बचा? तो ये बचा दोस्तों 75.13%। तो ये क्या है? ये ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है 75.13, और 24.87 है ये नगरीय यानी कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। और दोस्तों इसको लगभग में लिखा जाए तो इसको लगभग में 24.9 लिखा जाएगा, और इसको दोस्तों 75.1 लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 24.87 कर लेना यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर देखिए किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से जिले में? तो ये दोस्तों जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है, तो वो है दोस्तों जयपुर में, करीबन 10 लाख। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, जयपुर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों NH52। NH52 ये दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH52। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, और ये पंजाब से कर्नाटक तक विस्तृत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस का राजस्थान में प्रथम स्टेशन का है? पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस का या थार एक्सप्रेस ट्रेन का दोस्तों प्रथम स्टेशन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मुनाबाब। कौन सा है? मुनाबाब। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुनाबाब भारत में है ये। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व धूल भरी हवाएं कहलाती है? राजस्थान में या राजस्थान से ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व धूल भरी हवाएं कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों लू। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लू। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में सहायता विभाग का नाम कब बदला गया और उसे क्या नया नाम दिया गया था? बताइए, राजस्थान में सहायता विभाग का नाम कब बदला गया और उसे नया नाम है वो क्या दिया गया था? तो उसे नया नाम है वो क्या दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए 30 अक्टूबर 2003 को ये नाम है वो दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग नाम दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, टाका और खड़ीन प्रकार है। टाका और खड़ीन प्रकार है, तो ये किसके प्रकार है? ये टाका और खड़ीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो टाका और खड़ीन है ये सभी को पता है, ये परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं। ये यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राय दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान में आपको ये टाका और खड़ीने है वो देखने को मिलती है अधिकतर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहर है ये कहाँ? तो ये जैसलमेर में समाप्त होती है दोस्तों। अब तो ये बाड़मेर तक पहुंच गई है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के में देखिए बाड़मेर नहीं है तो जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रथम चरण है वो दोस्तों मोहनगढ़ कस्बे तक था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, तो ये किसका उपक्रम है दोस्तों? माही बजाज सागर परियोजना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों एक तो
राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और गुजरात की दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है। तो इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात एवं राजस्थान। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। रूपारेल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कौन सा, तो वो है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लूणी नदी का उद्गम स्थान कौन कहाँ है, बताइए। लूणी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपहाड़ अजमेर से। नागपहाड़ अजमेर से दोस्तों इसका उद्गम होता है लूणी नदी का। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर में। जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों एक जैसलमेर ही यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में, बाकी पश्चिमी राजस्थान के जिले है ही नहीं। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से वृक्ष राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते, बताइए। कौन से वृक्ष राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे रोइडा, खेजड़ी, बेर, ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में ये पाए जाते हैं दोस्तों, भाई। रोइडा, खेजड़ी और बेर। और यहाँ पर देखिए बांस, बांस नहीं पाए जाते दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल निम्न में से किसका अवशेष माना जाता है, बताइए। थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, थार का जो मरुस्थल है ये दोस्तों टेटिस सागर का अवशेष है वो माना जाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेटिस सागर का अवशेष माना जाता है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से ढकी पड़ी है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से ढकी पड़ी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूपों से ढकी पड़ी है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पैराबोलिक बालू का स्तूपों का जो विस्तार है वो दोस्तों संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो दोस्तों गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो दोस्तों ये जनवरी 1544 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों किसकी विजय हुई थी, दोस्तों शेरशाह सूरी की उसमें विजय हुई थी। और शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहते खो देता है इस युद्ध के बारे में बाद में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है, बेंगू जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1921 में हुई थी और इसका नेतृत्व दोस्तों रामनारायण चौधरी ने किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों राजस्थान दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान यानी कि प्रथम राजस्थानी कौन थे, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो मेजर पीरू सिंह शेखावत
मेजर पीरू सिंह शेखावत है, ये दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले थे। ठीक है। और 1952 में दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था इन्हें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेजर पीरू सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, रासो चंद्रबरदाई। ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रबरदाई। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर दोस्तों मालानी नाम है, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। और दोस्तों बाड़मेर, तिलवाड़ा, बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों, जहूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों बपंग। बपंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बपंग, जिसे बोलता हुआ ढोल भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये एकल तार वाला क्या है? लोक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दोस्तों ये अहिरवाटी, ये बहरोड, मंडावर, किशनगढ़, कोटपुतली, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये बोली जाती है। और ये अहिरवाटी बोली का जो क्षेत्र है वो राठ कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मेवात, आप बोल सकते हैं यहाँ पे। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य दोस्तों, वालर नृत्य है ये सिरोही और आबू के आसपास गरासिया महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा 2 वर्त बनाकर किया जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ है वो कहा जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ है वो कहा जाता है। ठीक है। कहां पर है? डूंगरपुर में। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो दोस्तों ये जो लोकगीत है ये महिलाओं द्वारा कुएं से पानी जाते समय, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय ये इंडोनी लोकगीत है वो गाया जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बच्चों के पैरों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है कहलाता है? बताइए दोस्तों, सीधा से मैं बोलूं तो देखिए, बच्चों के हाथ और पांवों के कड़ों को दोस्तों कडूलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कडूलिया। और बच्चों के गले या कंठ का जो श्रृंगार है उससे बोलते हैं दोस्तों नजन्या। क्या बोलते हैं? नजन्या। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, उसको झांझरिया भी बोलते हैं। ठीक है, झांझरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, पैरों में पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ पैरों के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों हाथों में तो कड़ूलिया पहनाए जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पैरों की बात हो रही है। तो झांझरिया और पेजनी ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण है वो दोस्तों 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया? बताइए दोस्तों, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रागमाला चित्रावली का जो चित्रांकन है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर जी नारेनदा। वीर जी नारेनदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए,
35 नंबर का प्रश्न है, राजपूत जाति के 36 कुलों का उल्लेख कौन सा ग्रंथ करता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध जो पद्मनाथ के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में दोस्तों राजपूत जाति के 36 कुलों का उल्लेख है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से प्रसिद्ध है? बाड़मेर प्रिंट किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर प्रिंट किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अजरक प्रिंट। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजरक प्रिंट। 37 नंबर का प्रश्न है, सागरमल गोपा ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की? सागरमल गोपा ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कहाँ की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ पर की थी? तो दोस्तों नागपुर में की थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। तो दोस्तों ये प्राचीन लोक नाट्य है और ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है, शिव भस्मासुर की कथा पर यह आधारित है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? पोमचा बोलते हैं दोस्तों बच्चे के जन्म पर शिशु की मां के लिए मात्र यानी कि मातृपक्ष की ओर से जो लाया जाता है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कि लाल पीला ये बेटे के जन्म पर लाया जाता है और बेटी के जन्म पर लाल गुलाबी रंग का पोमचा है वो पहनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन दरबारी विद्वान नहीं था पृथ्वीराज चौहान का? तो दोस्तों देखिए विद्यापति गौड़ ये थे, वागीश्वर जनार्दन ये भी थे, विश्वरूप ये भी थे, सारंगधर नहीं थे दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सारंगधर नहीं थे। अब देखिए अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? बताइए कौन से देश से ग्रहण की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप ये याद रख सकते हैं कि क्रिकेट की जो टीम है कौन, दक्षिण अफ्रीका, ये अपनी टीम में काफी ज्यादा संशोधन करती है। इसकी वजह से दोस्तों एक बार भी इन्होंने वर्ल्ड कप है वो नहीं जीता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बताइए कौन से अनुच्छेद में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो सीधा सा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक दोनों को देते हैं दोस्तों एक दूसरे को। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें याद रखना शून्यकाल ये भारत की देन है। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा ये किया जाता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब अपन राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल, अनुच्छेद 154 के तहत। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है? दोस्तों विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो दोस्तों ये देखिए, अधिकतम की मैं बात करूं तो अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। प्रथम बार में दोस्तों 3 माह तक, और विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर दोस्तों 1 माह तक रोक सकती है। तो इसी तरह कुल 4 माह तक है वो रोक सकती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी किस जिले में स्थित है? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना है वो कर सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25,000 का। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 25,000 का। ठीक है, आगे देखिए, अब अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 206। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों खट्टे फल। खट्टे फल इनमें से कौन सा है? आंवला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नींबू, संतरा, ठीक है, आंवला। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग में कौन सा जीव उपयोग में लाया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग में कौन सा जीव उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वर्मी कंपोस्टिंग एक जैविक विधि है, ठीक है, और इसमें केचुआ जीव है वो उपयोग में लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है? कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना ये परिवर्तन है वो अपरिवर्तनीय है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, मोमबत्ती का जलने से दोस्तों नया पदार्थ CO2 धुआं आदि बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 55 नंबर का प्रश्न है, किस घटना में इंद्रधनुष के रंग बनते हैं? किस घटना में इंद्रधनुष के रंग बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विखंडन में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें विखंडन कहते हैं दोस्तों उसे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, यहाँ पर भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 56 नंबर का प्रश्न है, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को किस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को किस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें PSLV C-59, PSLV C-59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, बताइए RBI के नए गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संजय मल्होत्रा।
यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26वें है ये। 58 नंबर का प्रश्न है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें प्रोबोवो सुबियांतो, जो इंडियन एशिया के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के हैं, ये दोस्तों 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गांवों को गरीबी मुक्त किया जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गांवों को गरीबी मुक्त किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है दोस्तों इसमें 5000 गांव को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये बनाया गया है दोस्तों चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कांस्य पदक जीता था। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य पदक जीता। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसे निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया है? हाल ही में किसे निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें नीरज चौधरी को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीरज चौधरी है वो प्रसिद्ध पर्वतारोही है, सीकर के निवासी है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। 63 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश की महिला पायलट जो LCA तेजस की या तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। प्रदेश की महिला पायलट जो LCA तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनी, देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मोहना सिंह। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उदयपुर वाटी झुंझुनू की रहने वाली है। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह खींवसर को बनाया गया है। सॉरी, गजेंद्र सिंह खींवसर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल उप समिति का संयोजक। मंत्रिमंडल उप समिति का जो संयोजक है वो दोस्तों मदन दिलावर को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये सदस्य है इसमें गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेदम, ये सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, 26 मार्च 2025 को के बिड़ला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 26 मार्च 2025 को के बिड़ला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे प्रदान किया गया है बताइए? तो ये साधु ब्रजेश दास को दोस्तों ये सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है?
बताइए एमएस वर्ड का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? तो ये पत्र और या लेख तैयार करने के लिए किया जाता है। पत्र एवं लेख तैयार करने के लिए किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक्सेल वर्क स्पेस में क्या सम्मिलित है? एक्सेल वर्क स्पेस में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें वर्कबुक का समूह है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्कबुक का समूह है। 69 नंबर प्रश्न है, एक छात्र पावर पॉइंट वीडियो में बुकमार्क जोड़ना चाहता है, उसे इन चरणों का पालन करना होगा। एक छात्र पावर पॉइंट वीडियो में बुकमार्क जोड़ना चाहता है, उसे इन चरणों का पालन करना होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसका? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्लेबैक टैब पर क्लिक करें और बुकमार्क जोड़ें। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, तो वो कौन सा है? HTTPS। कौन सा है? HTTPS। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, देखिए इसमें ता तो क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा। तो सीधा सा हो जाएगा वीर, ठीक है। वीरता नहीं, पशु। हाँ देखिए पशु क्या है? पशु क्या है? तो दोस्तों पशु जातिवाचक संज्ञा है और इसमें ता प्रत्यय जुड़ने पर दोस्तों ये पशुता हो गया और ये भाववाचक संज्ञा का शब्द बन गया। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है तो वो है दोस्तों भव्यता। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। भव्य विशेषण शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगने पर दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है, भव्यता। आगे देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किसमें हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? इसमें दोस्तों मध्यम पुरुष का प्रयोग है वो हुआ है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मध्यम पुरुष इसमें क्या है? आप है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, इसमें अकर्मक है, अकर्मक क्रिया है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोदुम ग्राहक। गोदुम ग्राहक, ये गोदुम का मतलब दोस्तों यहाँ पे गेहूं होता है, ठीक है। क्या होता है? गेहूं। तो यहाँ पर ग्राहक है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बाकी दृष्टि का जिसको डाडी बोलते हैं, बगीर को बहरा बोलते हैं, पाषाण को पाहन बोलते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों रविंद्र, ठीक है। रविंद्र में दोस्तों व्यंजन संधि नहीं है, बाकी तीनों के अंदर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। तो दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यात्मक विशेषण दोस्तों कौन से में हुआ है? तो यहाँ पर देखिए जिसमें संख्या ही हो, तो इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है तो 40 क्या है? संख्यात्मक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वि उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए विहग, विहग के अंदर दोस्तों वि उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, बाकी सभी के अंदर वि उपसर्ग है, जैसे वि प्लस ज्ञान, ठीक है, वि प्लस ख्यात, वि प्लस शुद्ध। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बालक, ठीक है। बालक में दोस्तों क प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बाल प्लस क, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए पानी का पर्यायवाची नहीं है। पानी का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का पर्यायवाची दोस्तों द्रव। द्रव है, ये पानी का पर्यायवाची है वो नहीं है। बाकी दोस्तों अम्बु, जीवन और सलिल, ये तीनों है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? बताइए कौन सा विलोम शब्द इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जंगम का स्थावर होता है, बिल्कुल सही है। कोमल का कठोर होता है, बिल्कुल सही है। गरल का विष, ये गलत हो जाएगा। गरल का दोस्तों यहाँ पर विष दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि गरल और विष है ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, गरल का या विष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अमृत। विष का क्या होता है? अमृत। गरल का दोस्तों सुधा होता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, बिल्कुल सही है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दुर्बी संधि, बिल्कुल सही है। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, बिल्कुल सही है। जो इस लोक से भिन्न न हो उसे अलौकिक बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। जो इस लोक से भिन्न न हो, अलौकिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसे दोस्तों अलौकिक, जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो, उसके लिए दोस्तों अलौकिक शब्द है वो प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? देखिए मिष्ठानन, मिष्ठान या टा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर मेरी अवस्था 40 वर्ष है, ये होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अशुद्ध वाक्य है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमने गाया होगा। तुमने गाया होगा, तो ये क्या है? भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान है। ठीक है, होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये जो दूसरा है राम खाता होगा, तो दोस्तों ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। देखिए इसमें तुमने गाया होगा, और इसमें क्या है? निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। कूट भाषा में उत्तर देना है मित्रों, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो भूतकाल को प्रकट करने वाले, जैसे कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो दोस्तों ये आसन भूत है, यानी कि आसन भूतकाल का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। राम खाता होगा, दोस्तों राम खाता होगा ये नहीं है, ये मैंने बताया ये संदिग्ध वर्तमान काल का ये उदाहरण है। तुमने गाया होगा, तुमने गाया होगा, ये दोस्तों क्या है? तो ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। उसने मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था, तो दोस्तों ये भी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4। 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों देखिए वह जा रहा है, ये भूतकाल का नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 3 4, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि दोस्तों वास्तविक स्थिति का पता चलना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, सही परिभाषिक शब्द नहीं है। सही परिभाषिक शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों कंटेनमेंट, यानी कि दोस्तों कंटेनमेंट का मतलब होता है छावनी। यहाँ पे परिकलन है वो इसमें गलत दे रखा है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो वो है दोस्तों उसको बोलते हैं अधिसूचना।
2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना। आगे देखिए, निष्फल में कौन सी संधि है? निष्फल में कौन सी संधि है तो सभी को पता होगा। निष्फल के अंदर अगर मैं संधि की बात करूं तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, नि है प्लस फल, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, निपट शब्द का समानार्थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निपटना। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निपटना, 1 नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हु क्रिएटेड दिस मैस। अब अपने को दोस्तों इसको क्या करना है, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों बाय होम वाज दिस मैस क्रिएटेड, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, दे आर मेंडिंग ए पेंसिल, दे आर मेंडिंग ए पेंसिल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए पेंसिल इज बीइंग मेंडेड बाय देम, ए पेंसिल इज बीइंग मेंडेड बाय देम, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए समवन हैज माई बुक्स, समवन हैज माई बुक्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, सीधा सा है चोरी, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा स्टोलन, स्टोलन आएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही स्टोलन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे डू नॉट इन्वेशन अदर्स प्राइवेसी, बताइए डू नॉट इन्वेंशन अदर्स प्राइवेसी, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर इसमें इन्वेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रामा सेड ही वाज वेरी बिजी देन, बताइए रामा सेड ही वाज वेरी बिजी देन, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, आई एम वेरी बिजी नाउ, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर द सेंटेंस बिलो, एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, बताइए select the correct sentence in direct speech from the given options for the sentence below। सेंटेंस है दोस्तों एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, तो यहाँ पर इसमें यानी कि एक बूढ़ा चूहा कहता है कि बिल्ली के गले में घंटी है वो कौन बांधेगा, तो यहाँ पर इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें एन ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द कैट, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, अपने को बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, तो इसमें देखिए सेंटेंस इसमें यहाँ पर देखिए शी विल नॉट कम अनलेस शी इज इनवाइटेड, तो दोस्तों ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे वाज ही नॉट ए विलन टू डू सच ए डीड, वाज ही नॉट ए विलन टू डू सच ए डीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू असर्टिव, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए असर्टिव बनाने के लिए वाज ही नॉट को दोस्तों ही वाज में अपन क्या कर देंगे परिवर्तित कर देंगे, तो यहाँ पर ही वाज ए विलन टू डू सच ए डीड, यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी द टू द कंट्री, बताइए व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो दोस्तों इसका चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए स्टार्टिंग में अपन डू का यूज करेंगे इसके लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डू व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी
टू द कंट्री। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। 2 खालिस्तान बनने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वुमन और मैन, दोनों वर्ड से है वो कंसोनेंट्स से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों दोनों के आगे हैं वो ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ए वुमेन और ए मैन आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। देखिए खालिस्तान बनना है पेन आर योवर्स। तो क्या आएगा खालिस्तान में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति को संबोधित या किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए अपने को दीज या दोज का प्रयोग करना होता है। तो दोज दे रखा है ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सी इज सफरिंग ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए किसी को रीजन बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो पारिभाषिक शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रशासकीय। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें व्हाट विल हैपन इफ ही डज नॉट कम। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, विच पंक्चुएशन शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, आई लव आइसक्रीम। बताइए आई लव आइसक्रीम के आगे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके आगे फुल स्टॉप का प्रयोग होगा दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य 3600 है। तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य है। तो इन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त्य है वो दोस्तों कितना है? सीधा सा है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम आएगा दोस्तों कितना? इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 60। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? 60 है। तो सीधा सा है, 3600 में 60 का भाग दे दीजिए। तो 3600 में दोस्तों 60 का भाग आप दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 6 से ये कट गया, तो कितना आ जाएगा? 60। एचसीएफ भी कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 107 और 108 के लिए निम्न पाई चार्ट एक देश द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेल गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का दोस्तों अपने को उत्तर देना है। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक वर्ष में खेल पर होने वाला कुल व्यय यदि कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,20,000 करोड़ रुपए है। तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च हुआ? देखिए बास्केटबॉल कितना है? 12.5% है। तो सीधा सा है, जो 1,20,00,000 है इसका 12.5% निकाल लीजिए, कितना आएगा? तो दोस्तों ये 15 लाख आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फुटबॉल पर होने वाले कुल व्यय का अनुपात हॉकी के अनुपात से है। तो फुटबॉल पर दोस्तों 15% है और हॉकी पर भी कितना है? 15% है। तो अनुपात निकालना है तो दोस्तों 15:15। तो इसको आप 15 से 15 काट दीजिए तो 1:1 हो जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन से। 109 नंबर प्रश्न है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? बताइए। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या चल रही है या चला रहे हैं, वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? सेकंड में बताना है। तो सीधा सा है, 220 और 520 को जोड़ दीजिए तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 740। कितना हो जाएगा? 740। और 740 बटे क्या करेंगे अपन भाई? इसको सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 72 किलोमीटर है। तो 72 इंटू 5/18। सीधा सा है, इसको सेकंड में बदलेंगे भाई, घंटे दे रखे हैं, इसको सेकंड में बदलेंगे तो कितना जाएगा? तो दोस्तों ये इसको आप काटोगे तो 18 चौके 72। तो 4 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 20। तो
तो सीधा सा 740/20 कर लीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 74 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 37 सेकंड। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, एक काम को पूरा करने के लिए ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों साथ मिलकर उस काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो बी उसे कितना समय में पूरा करेगा? एक काम को पूरा करने के लिए ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों साथ मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ए बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, यहां पर सीधा सा है, 50% अधिक समय लेता है ए बी से, तो यानी कि सीधा सा 2:1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है, तो दोस्तों 18x5 कर लीजिए, 18x5 बटे 3। देखिए सॉरी सॉरी, ये 2:, इसमें क्या होगा, 2:3 होगा, 2:1 नहीं, ये तो 50 वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी से 50% अधिक समय लेता है, 50% अधिक समय लेता है ए बी से। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य यानी कि कुल कार्य बटे क्षमता। तो यहाँ पे 18x5 बटे क्या करोगे, 3, बस काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 दिन। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 18×5 = 90, 90 में 3 का भाग दिया, 30 दिन आ गया। आगे देखिए, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 8 गुना होगा? तो दोस्तों देखिए 6 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो दोस्तों फिर 4 गुना हो जाएगा 6 वर्ष में। ठीक है, और फिर 8 गुना हो जाएगा 6 वर्ष में। तो 6 दूनी 12, 36 18, 18 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से एक देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज की 10% वार्षिक, ये दोस्तों यहाँ पे जो 122 है, ये इसमें 122 की जगह 12 से ही 1/2 कर लेना, 12 से ही 1/2% है। वार्षिक वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि सीधा सा है दोस्तों, ये 12.5 आप बोल सकते हैं 12.5 को। ठीक है, तो 2.5% बराबर कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, 2.5% बराबर कितना हो जाएगा, 1500। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सा है 50,000। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो सॉरी देखिए यहाँ पे 2.5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 1% बराबर 1% अपन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 1500 इंटू दोस्तों 2/5, 2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 बार कट गया, यानी कि 300, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 600, यानी कि 1% बराबर 600, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 60,000। 60,000 होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर प्रश्न है, एक व्यापार में मोहन ने 5,000 रुपए 4 माह के लिए, सोहन ने 4,000 रुपए 8 माह के लिए लगाए, इनके लिए राम ने 6,000 रुपए 6, तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, बताइए दोस्तों। सीधा सा हो जाएगा, देखिए मोहन ने लगाए 4 माह के लिए, तो 5,000 इंटू 4 कर लीजिए, मैं यहाँ पे एम बराबर कर देता हूं 20,000। ठीक है, सोहन ने लगाए दोस्तों 4,000 8 माह के लिए, तो 8 चौके 32,000। ठीक है, और दो ही है क्या, मोहन सोहन। ठीक है, राम ने दोस्तों 6,000 रुपए 6 माह के लिए, तो दोस्तों इनने लगाए 36,000।
ठीक है, ये हो गए। अब इनका अनुपात निकालना है, तो ये दोस्तों 3 जीरो से ये जीरो कट गई, 3 जीरो से ये कट गई, 3 जीरो से ये कट गई। अब इनके पास में बचा 32, 20 और 36, ये बचा। अब इनका भी, इनको भी काट लीजिए दोस्तों। ये किससे कट रहे हैं? तो ये देखिए 4 से कट रहे हैं। तो ये 5 चौके 20, 5 बार कटा। ये 8 चौके 32 और ये 9 चौके 36। ये अनुपात आ गया दोस्तों यहाँ पे 5, 8 और 9। ठीक है, यही अपना उत्तर होगा। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 5, 8, 9। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि उन दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या कौन सी है वो बताना है। ठीक है, तो सीधा सा है यहाँ पर 3 अनुपात 4। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि माना संख्याएं क्रमशः दोस्तों 3x और 4x है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5 बटे 4x माइनस 5 बराबर दोस्तों अपन यहाँ पे 2/3 है वो लिख सकते हैं। अनुपातों का दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 15 बराबर दोस्तों 8x माइनस 10। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। तो छोटी संख्या का अनुपात दोस्तों 3, यानी कि 15 इंटू 3। तो सॉरी 5 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 15। ये छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए हो तो 3 संतरों की लागत कितनी हो जाएगी? दोस्तों 4 दर्जन यानी कि 12 चौका 48, 48 संतरों की जो कीमत है वो है दोस्तों 160। तो एक संतरे की जो कीमत है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों 160 बटे 48 आप कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 का भाग दे लीजिए। तो ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10/3, 10/3 भी लिख सकते हैं इसको। तो दोस्तों 3 संतरों की लागत पूछनी है अपने को, तो 10/3 इंटू 3 कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर 3 संतरों की कीमत है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 10 ऑप्शन में नहीं दे रखे, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, 150 का 30%। 150 का 30% कितना होता है 45। और x का 5% हो तो x का मान होगा बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो अब ये 45 है, 5% है किसका? तो ये 900 का, 900 का ही है 5%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। भाई ए, बी और सी। देखिए सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से, माना कि बी की आय है वो कितनी है 100 है। तो बी की आय से 20% अधिक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 120। तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो दोस्तों इसकी 80 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, इसकी अगर 80 है तो इसकी कितनी है 120। तो 50% की वृद्धि है, 40 की वृद्धि है, यानी कि 50% हो गया उसका। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 संख्याओं का औसत 8 है। तो 7 इंटू 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 8 56 है। उनमें एक संख्या और जोड़ने पर औसत है वो 9 हो जाता है। तो संख्या कितनी हो जाएगी 8 और औसत हो जाएगा 9। तो 8 9 दोस्तों 72। तो नई जोड़ी गई संख्या क्या है 72 में से 56 घटा दीजिए, कितना बचा? तो दोस्तों 16 बचा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ये नई संख्या जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है। उस दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है। सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा? सभी 7 अंकों का औसत है वो क्या होगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सीधा सा मैं बोलूं तो इसमें प्रथम 5 अंकों का औसत n है, तो क्या हो जाएगा नया औसत n+1 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है
जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऑप्शन के अनुसार है, सीधा सा है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम दोस्तों 10, 12, 14 और 18 का एलसीएम निकलेगा 1260। कितना निकलेगा? 1260। ठीक है। और 4 घटाने पर पूर्ण विभाजित होती है, तो दोस्तों लस में दोस्तों अपन को क्या करना है? 4 जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 1264। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।